हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन एपिसोड 19 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर कैसी मूवमेंट कर सकता है, ग्लोबल इंडेक्सेस कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, सेक्टरल इंडेक्सेस जैसे कि निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, ये सारी कैसी मूवमेंट कर सकते हैं। और इंडेक्स के अंदर एक न्यू वेव्स का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसको हम बोल सकते हैं रनिंग फ्लैट के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे और 2-3 एग्जांपल्स के साथ जानेंगे स्टॉक के एग्जांपल के साथ कि रनिंग फ्लैट कैसे काम कर सकता है। वो एग्जांपल्स में इसलिए इंक्लूड करना चाहता हूँ ताकि आपको रनिंग फ्लैट अच्छे से समझा सकूँ। तो आज का वीडियो छोटा होने वाला है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले कुछ ग्लोबल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबली मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हम जापान का चार्ट यानी कि निकाई का इंडेक्स देख लेते हैं। ये निकाई का वन डे का चार्ट है। वन डे की चार्ट के अंदर ये बहुत बार करेक्शन कर रहा है। हमने बहुत बार इसकी डिस्कशन की हुई थी कि टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है और अभी तक ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। अपमूव अभी तक दी नहीं इसने, लेकिन एक ही बार में बहुत बड़ी अपमूव इसमें आ सकती है। ये भी पॉसिबल है कि एक ही हफ्ते के अंदर अपने हाई भी काट दे और काफ़ी बड़ी मूवमेंट इसमें आ सकती है। साउथ कोरिया का इंडेक्स देख लेते हैं जो कि है कोस्पी कंपोजिट। ये कोस्पी का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट के अंदर ये प्रॉपर टाइम वाइज करेक्शन फॉर्म कर रहा है। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर हमने जो सपोर्ट यहाँ पर मार्क की हुई थी, सपोर्ट के थोड़ा नीचे जाने की तो इसने कोशिश की थी लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हो पाया। नीचे सस्टेन ना होने के कारण वापस रिकवरी आ गई। इसको हम फॉल्स ब्रेकडाउन मान सकते हैं। इसको हम सीखने के लिए ये भी देख सकते हैं कि मार्केट जाने चाहे तो कहीं भी जा सकती है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कई बार नकली हो सकते हैं लेकिन नीचे टिकना काफ़ी मुश्किल है। या फिर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दिया, उसको रिटेस्ट करना भी ज़रूरी है। अगर रिटेस्टिंग नहीं होती, उससे सीधा नीचे चला जाता है, तब तो आपको ट्रेड लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिटेस्टिंग हो जाती है तो इसका मतलब है कि करेक्शन और ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर ट्रेंड ज़्यादा और बढ़ सकता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम। तब आपको कन्फर्मेशन का मौका मिल सकता है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी इसे सीखने के लिए हमें एक चीज़ मिलती है कि मार्केट जाना चाहे तो कहीं भी जा सकती है, लेकिन वहाँ पर टिकना ज़रूरी है। डैक्स का चार्ट देख लेते हैं एक बार। डैक्स यानी कि जर्मनी का इंडेक्स। जर्मनी के अंदर या फिर यूरोप के अंदर लॉकडाउन लग चुके हैं लेकिन ये फिर भी नीचे नहीं आ रहा ज़्यादा। इसको भी एक बार अपने 200 टीम पे करना है, वहाँ पर कंसोलिडेशन होगी, ब्रेकआउट आएगा। कंसोलिडेशन के अंदर मूविंग एवरेजेस पूरा स्क्वीज हो जाएंगे, तब हम मान सकते हैं कि करेक्शन पूरी हो चुकी है। एक बार नैस्डैक का चार्ट देख लेते हैं जो कि यूएस का इंडेक्स। नैस्डैक की चर्चा हमने पहले भी की हुई थी कि एक बार इसको 200 ईएमए पर आना है, वहाँ पर कंसोलिडेशन करनी है। तो ये 200 ईएमए पे तो आ चुका है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है। अगर यहाँ पर ही कंसोलिडेट कर देता है, मूविंग एवरेजेस स्क्वीज हो जाते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर भी अपमूव आ सकती है। डॉ जोन्स का चार्ट देख लेते हैं। ये भी डॉ जोन्स का डेली चार्ट है, इसको भी एक बार अपने 200 ईएमए पर आना है। डेक्स और डॉ जोन्स इनका चार्ट काफ़ी सिमिलर है, दोनों को ये 200 ईएमए पर आना है, वापस कंसोलिडेशन करती है। रसल का चार्ट देख लेते हैं। ये रसल का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट के अंदर ये प्रॉपर फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। इसकी भी चर्चा हमने पहले की हुई थी कि ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, बाद में फिर से नीचे आ चुका है। ये सेम कोस्पी की तरह है कि कोस्पी ने भी नीचे आने की कोशिश की थी, बाद में फिर से रिकवर कर गया। इसने भी ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन ये भी फिर से नीचे आ गया। तो इसको हम फॉल्स ब्रेकआउट या फिर उसको फॉल्स ब्रेकडाउन मान सकते हैं। तो ग्लोबली मार्केट्स को हमें ट्रैक करते रहना है, ग्लोबली कैसी मूवमेंट आती है उसके हिसाब से इंडिया के अंदर भी कैसी मूवमेंट आती है उसको हम ट्रैक करते रह सकते हैं। तो निफ्टी का चार्ट देखने से पहले सबसे पहले रनिंग फ्लैट, जिगजैग और फ्लैट इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जिगजैग के बारे में जान लेते हैं कि जिगजैग होता क्या है। ये ए बी सी के फॉर्ट पैटर्न में फॉर्म होता है। ए पैटर्न यानी कि पहले मार्केट नीचे गिरती है, उसके बाद एक बाउंस आता है बी वाले फॉर्म में, और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे गिरती है सी वाले फॉर्म के अंदर। तीनों ही पैटर्न यानी कि जिगजैग, फ्लैट और रनिंग फ्लैट, ये तीनों ए बी सी पैटर्न में फॉर्म होते हैं, जहाँ की पहले मार्केट नीचे गिरती है, बीच में बाउंस आता है जिसको हम बी वेव बोलते हैं, और सी वेव के अंदर मार्केट फिर से नीचे गिरती है जिसको हम ए बी सी करेक्टिव फेज बोल सकते हैं। अब पहले जिगजैग की बात कर लेते हैं। जिगजैग के अंदर पहले मार्केट नीचे गिरती है, उसके बाद जो बी वाला जो बाउंस आता है वो 62% से ज़्यादा नहीं होता। अगर आप करेक्टिव फेज के अंदर ये चीज़ देखते हो कि मार्केट ए फॉर्म में नीचे गिर रही थी और उसके बाद जो बाउंस आता है वो 62% को पार नहीं कर पाता, 62% तक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है या फिर उससे पहले ही नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं जिगजैग। जिगजैग के अंदर जो लो लग चुका है वो लो भी कटा है
और एक नया लो फॉर्म होता है सी के फॉर्म में, वो ए वेव से काफ़ी नीचे फॉर्म होता है जिगजैग के अंदर। अब जिगजैग पैटर्न आपको हेड एंड शोल्डर के अंदर दिखाई दे सकता है। एक बार हेड एंड शोल्डर का भी चार्ट देख लेते हैं। हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह से फॉर्म होता है, जिसके अंदर ऊपर एक नेकलाइन जब कटती है तो हेड एंड शोल्डर ये कन्फर्म हो जाता है। लेकिन हेड एंड शोल्डर अगर आप ध्यान से देखो तो पहले नीचे गिरा जा रहा था ए फॉर्म में, बाद में एक बाउंस आता है। ये बाउंस काफ़ी छोटा होना चाहिए, छोटा का मतलब है 62% से कम। ये बाउंस जब आता है तो 62% को पार नहीं कर पाता, और उसके बाद जब नीचे गिरना स्टार्ट करता है तब सी वेव फॉर्म होती है। और जो सी वेव फॉर्म होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और उसका टारगेट भी काफ़ी बड़ा हो सकता है। अब फ्लैट की बात कर लेते हैं। फ्लैट के अंदर भी पहले मार्केट नीचे गिरती है ए वेव के अंदर, और उसके बाद जो बाउंस आता है, लेकिन ये जो बाउंस आता है वो 62% या फिर 78% से भी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन हाई के ज़्यादा ऊपर नहीं जाता जनरली फ्लैट के अंदर। अगर ये हाई के आसपास भी जाता है या फिर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाता है, तभी हम लोग इसे फ्लैट मान सकते हैं। और उसके अंदर भी नया लो तैयार नहीं होता, और अगर लो तैयार भी होता है तो हल्के से मार्जिन से या फिर थोड़ा सा ही नीचे ही जाता है। फ्लैट के अंदर आप देख सकते हो कुछ तरह से एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब एम पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि ये डबल टॉप फॉर्म कर रहा है, या फिर डबल टॉप पैटर्न वैसे आप बोल सकते हो। ये डबल टॉप फॉर्म नहीं करता, ये बस एम पैटर्न फॉर्म करता है, बाद में फिर से रिकवरी आ जाती है और वापस ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है। इनको हम फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हैं कि फ्लैग पैटर्न के अंदर भी कुछ ऐसी ही पैटर्न फॉर्म होती है। अब आखिर में रनिंग फ्लैट की बात कर लेते हैं। रनिंग फ्लैट के अंदर कुछ सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। इसके अंदर भी ए वेव के अंदर नीचे गिरावट होती है, जिसके अंदर मार्केट नीचे आती है। बी वेव का जो बाउंस होता है वो बाउंस इतना बड़ा होता है कि जो ए वेव का हाई है या फिर अपना लाइफ टाइम हाई भी काट सकता है और उसके ऊपर भी निकल सकता है। उसको हम बोलते हैं रनिंग फ्लैट, जिसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग भी का मतलब है अपने हाई को काटना, या फिर ए वेव के अंदर जो भी हाई लगा था उस हाई को काटना, जिसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग भी बनने के बाद जो भी गिरावट आती है सी वेव के अंदर, वो गिरावट ज़्यादा बड़ी नहीं होती। जनरली ये चीज़ दिखाई गई है कि सी वेव के अंदर जो भी गिरावट आती है उस गिरावट के अंदर नया लो फॉर्म नहीं होता, हायर लोज ही फॉर्म होता है। और हायर लो जब फॉर्म होता है तो इसके अंदर भी रनिंग फ्लैट फॉर्म होता है। रनिंग फ्लैट का मतलब है ए वेव के फॉर्म में गिरावट होती है, जिसको हम पहला फेज़ बोल सकते हैं। दूसरे फेज़ के अंदर जो बाउंस आता है वो बाउंस इतना बड़ा होता है कि अपने लाइफ टाइम हाई को भी काट देता है। और सी वेव के अंदर जो गिरावट होती है वो गिरावट इतनी बड़ी नहीं होती कि वो प्रीवियस लो को काट जाए। अब एक बार कुछ चार्ट देख लेते हैं। ये क्रॉम्पटन ग्रीविस का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि पहले एक ए वेव फॉर्म हुई। ए वेव जब फॉर्म हुई तब मार्केट के अंदर गिरावट आ गई, और गिरावट आने के बाद वापस रिकवरी भी स्टार्ट हो गई। ये रिकवरी इतनी बड़ी थी या फिर बाउंस इतना बड़ा था कि अपने लाइफ टाइम हाई को भी काट दिया, और एक बी वेव फॉर्म हो गई। बी वेव फॉर्म होने के बाद लाइफ टाइम हाई के ऊपर तो ही निकल गया था, लेकिन बी वेव आप देख सकते हो काफ़ी स्लो स्लो ऊपर जा रहा है, घिस घिस के ऊपर जा रहा है, एकदम तेज़ी से ऊपर नहीं जा रहा। बाद में जब गिरावट में सी वेव फॉर्म बनी थी तब सी वेव के अंदर वापस फॉल आ गया, लेकिन जो फॉल आया था उसने अपना प्रीवियस लो नहीं काटा। अब प्रीवियस लो ना काटना ये एक रीज़न हो सकता है रनिंग फ्लैट का फॉर्म था। इसको हम प्रॉपर रनिंग फ्लैट बोल सकते हैं। अगर यहीं पर कंसोलिडेशन हो जाती है 200 EMA 50 EMA के बीच में, यहीं पर कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट आ जाता है, तब हम मान सकते हैं कि इम्पल्स फॉर्मेशन हो रही है। अब इम्पल्स फॉर्मेशन कैसी होती है? जितने टाइम में ये नीचे आया था उससे कम कैंडल्स के अंदर या फिर उससे कम टाइम के अंदर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीविस को आप ट्रैक करते रहिए कैसी मूवमेंट आती है। हम लोग क्रॉम्पटन ग्रीविस को बार बार अपडेट करते रहेंगे, या फिर शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी अपडेट करते रहेंगे कैसी मूवमेंट आती है। इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि इम्पल्स फॉर्मेशन एक्चुअली फॉर्म कैसी होती है, और सी वेव जो ख़त्म हो रही है वो ख़त्म कैसे हो सकती है। अगर आपको सी वेव कितना रिट्रेस हो सकती है उसका रिट्रेसमेंट जानना है, तब आपको बी वेव को रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। यानी कि ये जो बी वेव बनी है उस बी वेव को कितना रिट्रेस कर सकता है, यानी कि 62%, 78%, 38% या फिर 50%, इसके अंदर रिट्रेसमेंट हो सकती है सी वेव की। और एक चार्ट देख लेते हैं जो कि एक राइसिल। ये एक राइसिल का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए वेव जब बनी थी तब इसमें फॉल आ गया, बी वेव जब बनी तो इसमें रिकवरी आ गई, और बी वेव इतनी बड़ी थी जिसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं कि अपने लाइफ टाइम हाई को भी काट दिया और उसके भी ऊपर निकल गई। अब ऊपर निकलने का ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग भी ये फॉर्म हो चुकी है, और जब स्ट्रॉन्ग भी फॉर्म होती है तब प्रीवियस लो नहीं कटता। अगर ये वन डे के टाइम फ्रेम पर भी आ जाता है करेक्शन करते हैं मूविंग एवरेजेस के बीच में 50 EMA 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन हो जाती है, जो प्रीवियस लो इसने लगाया था
और 200 EM है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये 200 EM पर आ जाता है कंसोलिडेशन करने, या फिर रिट्रेसमेंट में मान सकते हैं कि वहाँ पर आ जाता है, तब तक भी इसमें स्ट्रॉन्ग बी फॉर्म रहेगी और सी वेव के अंदर ये अपने लो को नहीं काटेगा। तो क्राइसिल और क्रॉम्पटन ग्रीविस, ये दोनों ही चार्ट रनिंग फ्लैट फॉर्म कर रहा है। रनिंग फ्लैट के अंदर सी वेव की जनरली लो नहीं काटा जाता। रनिंग फ्लैट को हम एक बार रनिंग करेक्शन ही बोल सकते हैं। रनिंग करेक्शन के अंदर जो भी डाउन मूव आती है, उस डाउन मूव को पूरा रिट्रेस किया जाता है, थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश होती है और उसके बाद उस मूव को भी रिट्रेस किया जाता है। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा, तो उसके अंदर हमने रनिंग करेक्शन की बात की हुई थी कि एल&टी, थर्मैक्स, सीमेंस ये भी रनिंग करेक्शन कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कोविड से पहले। ये कोविड से पहले का निफ्टी का चार्ट है। इसमें 2018 में आप देख सकते हो कि हल्का सा फॉल आया था और उसके बाद रिकवरी आ गई। फिर एक फॉल आया था, फिर एक रिकवरी आ गई और उसके बाद जो फॉल आया था ये एक जेन्युइन फॉल था, जिसके अंदर स्लो डाउन या फिर थोड़ी जीडीपी ग्रोथ कम हुई थी। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि 5% जीडीपी ग्रोथ हुई थी, तो उसका काफ़ी स्लो डाउन हो चुका था इंडिया के अंदर, उसके वजह से ये फॉल आया था। लेकिन उसके बाद जो ये ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, ये काफ़ी जेन्युइन था और ये मूव टिक भी सकती थी अगर कोविड ना आता तो। इसको हम बोल सकते हैं रनिंग करेक्शन। रनिंग करेक्शन के अंदर कुछ ऐसे पैटर्न फॉर्म होते हैं। और एक चार्ट देख लेते हैं बजाज होल्डिंग्स। ये बजाज होल्डिंग्स का चार्ट है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि रनिंग फ्लैट फॉर्म हो रहा है। अब फ्लैट का मतलब ये हायर हाइज भी लगा रहा है, हायर लोज भी लगा रहा है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, ना तो ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो इसको हम रनिंग करेक्शन बोल सकते हैं। रनिंग करेक्शन और रनिंग फ्लैट दोनों ही काफ़ी सिमिलर चीज़ें होती है, लेकिन रनिंग फ्लैट के अंदर ए बी सी प्रॉपर पैटर्न्स फॉर्म होती है। और अगर रनिंग करेक्शन की बात करें तो रनिंग करेक्शन बहुत टाइम तक एक्सटेंड हो सकती है, जिसके अंदर कई वेव्स का फॉर्मेशन भी हो सकता है। अगर ये रनिंग फ्लैट वाला पार्ट आपको ठीक से समझा नहीं होगा या फिर कुछ डाउट्स होंगे, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। तो एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 18,600 से लेकर 16,400 तक एक फॉल आ गया था। उस फॉल के अंदर हम काफ़ी नीचे आ चुके थे, लेकिन ये नीचे बस ए वेव फॉर्म हुई है। बी वेव कैसे फॉर्म होती है उसके अंदर हम डिसाइड करेंगे कि फ्लैट पैटर्न फॉर्म हो रहा है या फिर रनिंग फ्लैट फॉर्म हो रहा है। अब रनिंग फ्लैट का मतलब है कि ना हाई को काटना, हाई को काटने के काफ़ी ऊपर जाना, और फ्लैट का मतलब है हाई के आसपास जा सकता है या फिर 78% के ऊपर जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा बी वेव के अंदर। तो हमें यहाँ पर एक वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि ये बी वेव जो फॉर्म हो रही है, ये बी वेव जो फॉर्म होती है तब ये हाई के आसपास जाती है या फिर अपने ऑल टाइम हाई के भी ऊपर जाके एक स्ट्रॉन्ग बी फॉर्म करती है। तो एक बार निफ्टी के ऊपर रिट्रेसमेंट लगा देते हैं। रिट्रेसमेंट से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर जो करेक्शन हो रही थी, बी वेव जो फॉर्म हुई है, बी वेव ने 62% को काट लिया है, ऊपर भी ये निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है कि ये फ्लैट पैटर्न फॉर्म कर रहा है या फिर रनिंग फ्लैट फॉर्म कर रहा है। लेकिन इसके अंदर बस एक कंसर्न है। आपने क्रॉम्पटन ग्रीविस और क्राइसिल इन दोनों का चार्ट देखा कि बी वेव जो फॉर्म होती है तो काफ़ी स्लो फॉर्म होती है, घिस घिस के ऊपर जाती है, टाइम काफ़ी लगता है। लेकिन निफ्टी के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने ऑलमोस्ट सीधा सीधा चाल दे दिया और इसके अंदर ऊपर आ गई। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाती है कोई हद तक, या फिर ऊपर कंसोलिडेशन होती है, अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास होती है कंसोलिडेशन, एक अगर कंसोलिडेशन यहाँ पर हो जाती है सिंपल टर्म्स के अंदर, तब हम मान सकते हैं कि बी वेव फॉर्म कर रहा है। और बी वेव जो फॉर्म होती है अपने ऑल टाइम हाई को भी काट सकता है और एक स्ट्रॉन्ग बी फॉर्मेशन तब हो सकती है। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। हम टाइम टू टाइम इसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसी वेव फॉर्मेशन होती है, और अगली जब इम्पल्स फॉर्मेशन होगी सी वेव के बाद, तब इम्पल्स फॉर्मेशन में कौन से साइंस दिखाई देते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्रॉम्पटन ग्रीविस और क्राइसिल इन दोनों के चार्ट भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं हमें सीखने के लिए, तो इन दोनों को भी चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी से सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट एक प्रॉपर एग्जांपल है कि रनिंग फ्लैट एक्चुअली कैसे दिखता है। बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हो कि पहले एक फॉल आ गया था जिसको हम ए वेव बोलते हैं। बी वेव भी काफ़ी ऊपर जा रही थी, लेकिन बी वेव के अंदर ये काफ़ी घिस घिस के ऊपर जा रहा था। इसको हम बोल सकते हैं बी वेव प्रॉपर फॉर्म हुई है और एक स्ट्रॉन्ग बी फॉर्म हुई है। स्ट्रॉन्ग बी का मतलब है अपने ऑल टाइम हाई को काटना, और ये घिस घिस के ऊपर जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि निफ्टी के अंदर आज के टाइम पे नहीं है।
लेकिन अगर निफ्टी के अंदर भी कंसोलिडेशन हो जाती है अगले आने वाले टाइम में, तब हम मान सकते हैं कि ये बी वेव भी फॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छी फॉर्म कर सकता है निफ्टी के अंदर भी। और जो सी वेव बनी थी, उस सी वेव ने अपने ऑल टाइम लो को नहीं काटा, यानी ये वाला जो लो लग चुका था उस लो को ना काटना और उसके ऊपर ही करेक्शन को ख़त्म करना, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर एक सी वेव रनिंग फ्लैट के अंदर। तो इसको भी हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कैसी मूवमेंट आती है, और इसने भी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन प्रीवियसली हम जैसे कि बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी या फिर बैंकिंग स्टॉक या फिर कुछ फाइनेंशियल्स अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जो अंडर परफॉर्मेंस होगी वो लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के अंदर ये भी पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा परफॉर्म करे और निफ्टी ज़रा भी परफॉर्म ना करे, तो ये एक पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म के अंदर डाइवर्जेंस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बैंकिंग के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार निफ्टी इंफ्रा का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी इंफ्रा का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि 2008 में जो फॉल आया था, उसके पहले जो टॉप लग चुके हैं वो टॉप अभी तक कटा नहीं, और नीचे जो इसने बड़ी कंसोलिडेशन की थी उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ चुका है। तो ब्रेकआउट पे कंफर्म दे चुका है। हम काफ़ी टाइम से इसकी बात कर रहे थे, तब किसने किसने इंफ्रा स्टॉक बाय किया हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम में काफ़ी आउट परफॉर्मेंस दे सकता है, निफ्टी से भी आउट परफॉर्मेंस। चाहे तो आप इसे मेटल के साथ या फिर ऑटो स्टॉक के साथ कंबाइन करके देख सकते हो। अगर मेटल, ऑटो और इंफ्रा ये तीनों चीज़ आपके पास रहती है तो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार इंफ्रा का डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर ये भी ऐसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है कि ए वेव में नीचे आ चुका था, बाद में जो बाउंस आया था वो बाउंस इतना बड़ा नहीं है। हमें इस पर भी वेट एंड वॉच करना है कि बाउंस कैसे फॉर्म आता है। अगर ये भी स्ट्रांग भी बनने की कोशिश करता है तो ये भी ऊपर जा सकता है, अपने लाइफ टाइम हाई को भी काट सकता है, लेकिन उसके बाद इसको फिर से नीचे आना है, जैसे कि निफ्टी नीचे आ सकती है। तो एक बार निफ्टी मेटल का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी मेटल का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने हमारा मेटल वाला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर हमने बहुत सारे मेटल स्टॉक की बात की हुई है। मेटल सेक्टर कैसे परफॉर्म कर सकता है, कंसोलिडेशन कैसे हो सकती है, उसकी चर्चा हमने की हुई थी। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मेटल सेक्टर अभी के फॉर्म में निकलने की कोशिश कर रहा है और मेटल स्टॉक्स भी निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसके अंदर एक अपमूव आ सकती है। तो एक बार निफ्टी जूनियर का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी जूनियर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने भी बाउंस देने की कोशिश की थी, जैसे कि निफ्टी में बाउंस आ रहा है, लेकिन इसका बाउंस इतना बड़ा नहीं है जैसे कि निफ्टी के अंदर बाउंस है। तो इनसे हमें वेट एंड वॉच करना है कैसी मूवमेंट आती है, बाद में हम इसे ट्रैक करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो एक बार निफ्टी मिड कैप का चार्ट देख लेता है। ये निफ्टी मिड कैप का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसके अंदर भी बाउंस आने की कोशिश की थी, लेकिन ये बाउंस कितना बड़ा है, कहाँ पर जाकर ये बाउंस खत्म होता है, 62% से ऊपर या फिर 62% से नीचे, उससे हमें वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है इसके अंदर कि कैसी फॉर्मेशन होती है। तो एक बार स्मॉल कैप का चार्ट देख लेता है। स्मॉल कैप का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये रनिंग फ्लैट नहीं कर रहा, ये रनिंग करेक्शन कर रहा है। अब रनिंग करेक्शन का मतलब है ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 स्टेजेस के अंदर अपनी करेक्शन को पूरी कर सकता है, जिसकी चर्चा हमने पिछले महीने की हुई थी। उसके वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे है, आप चाहे तो इसे चेकआउट कर सकते हो। अब जैसे कि ये बाउंस आ रहा है, इस बाउंस का मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई को भी काट सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, और ऊपर जाने के बाद एक बार इसको फिर से नीचे आना है, फिफ्थ वेव को फॉर्म करना है। जैसे ये फिफ्थ वेव फॉर्म होगी, ये इसकी लास्ट वेव हो सकती है करेक्शन को पूरा करने में। अगर आपने हमारा मल्टीबैगर्स वाला वीडियो नहीं देखा, जिसके अंदर मैंने मल्टीबैगर्स की बात की हुई थी कि 2022 के अंदर कौन से स्टॉक आप बाई कर सकते हो, उसके अंदर हमने 2 इंडेक्स को इंक्लूड किया हुआ था। पहला इंडेक्स है निफ्टी इंफ्रा और दूसरा इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप की बुल मार्केट अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई। जी हाँ, आपने सही सुना, निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर बुल मार्केट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। बुल मार्केट कब स्टार्ट होगी, ब्रेकआउट्स कब आएगा, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ये रनिंग फ्लैट वाला कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो अपडेट मिल सके निफ्टी के ऊपर या फिर बैंक निफ्टी के ऊपर कि बी वेव कैसे फॉर्म हो रही है, रनिंग फ्लैट कैसे फॉर्म हो सकता है, इम्पल्स फॉर्मेशन कैसे फॉर्म हो सकती है, उसके बाद ये अपडेट आपको फ्री में मिल सके। थैंक यू।